वेलकम बैक गाइस। आज हम जावास्क्रिप्ट के एक सुपर पावर को अनलॉक करेंगे, द स्विच केस स्टेटमेंट। ट्रस्ट मी गाइस, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि कोड को तुम्हारी उंगलियों पर नचाने के लिए काफी है। वीडियो में बने रहो क्योंकि हम स्विच केस के वर्ल्ड को रोलर कोस्टर की तरह एक्साइटमेंट से भर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं रियल वर्ल्ड के एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। इमेजिन करो कि तुम एक आइसक्रीम पार्लर के अंदर आइसक्रीम के फ्लेवर्स को चूज कर रहे हो। तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। एग्जैक्टली इसी चीज को हम स्विच केस स्टेटमेंट की हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे। कंफ्यूज हो गए ना? चलो तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। नाउ इस कोड के अंदर तुम्हें स्विच केस स्टेटमेंट दिख रहा है जहां पर हमने चॉकलेट फ्लेवर को चूज कर रखा है, और क्योंकि हमने चॉकलेट को चूज कर रखा है इसलिए हमें कंसोल के अंदर चॉकलेट फ्लेवर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दिखने को मिल रहा है। और अगर हम इस फ्लेवर को चेंज करके वनीला कर देते हैं तो हमें वनीला का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मली ये स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है इस चीज को डिकोड करते हैं। नाउ स्विच केस स्टेटमेंट का मेन रीजन था इक्वलिटी कंपैरिजन, यानी कि दो चीजों को कंपेयर करना कि अगर दोनों चीजों की वैल्यू इक्वल है तभी हम किसी पर्टिकुलर लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी कंपैरिजन को तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। बट इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम केवल इक्वलिटी कंपैरिजन ही नहीं बल्कि बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इफ एल्स कंडीशन के लोड को कम करने के लिए हम स्विच केस स्टेटमेंट को यूज में लेते हैं, ताकि ये क्लियर रहे कि कहां पर हम बेसिक कंपैरिजन कर रहे हैं और कहां पर हम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आई होप स्विच केस स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट की नीड का लॉजिक अभी क्लियर हो गया होगा। नाउ अब इसकी वर्किंग को भी चेक कर लेते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। नाउ यहाँ पर हम स्विच केस के अंदर जो वैल्यू पास करते हैं वो डायनेमिक होती है, यानी कि उस वैल्यू के अंदर तुम कुछ भी पास कर सकते हो। जैसे कि हमारे पिछले एग्जांपल के अंदर फ्लेवर नाम का वेरिएबल था जिसके अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्विच केस के अंदर वो केस हैंडल हो रखा है या नहीं, हम कुछ भी पास कर सकते हैं। नाउ अब स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर हम अवेलेबल ऑप्शन को केस कीवर्ड की हेल्प से हैंडल करते हैं, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल के अंदर देखा था कि कैसे हम फ्लेवर्स के ऑप्शन को हैंडल कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें केस कीवर्ड के जस्ट बाद हमारा ऑप्शन लिखना है। लेकिन तुम्हें ये चीज ध्यान में रखनी है कि स्विच स्टेटमेंट मेनली प्रिमिटिव वैल्यूज को हैंडल करने के लिए बनाया गया था, यानी कि नंबर्स, स्ट्रिंग्स और बुलियंस। लेकिन अगर तुम स्विच केस के अंदर ऑब्जेक्ट या एरे को कंपेयर करते भी हो तो स्विच केस स्टेटमेंट केवल उनके रेफरेंस को कंपेयर करेगा, ना कि उनके कंटेंट को। अब रेफरेंस से मेरा मतलब ये है कि स्विच स्टेटमेंट ये चेक करेगा कि जिस ऑब्जेक्ट या एरे को हम कंपेयर कर रहे हैं वो सेम है या कोई अलग है। नाउ इस चीज में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का कंटेंट बिल्कुल सेम है, बट जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका आउटपुट ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर तुम ऑब्जेक्ट 2 को ऑब्जेक्ट 1 से रिप्लेस कर दोगे तो हमें आउटपुट में ऑब्जेक्ट्स आर सेम का रिजल्ट मिलेगा। कुल मिलाकर नॉर्मली हम स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से एरेज और ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नाउ अपना ऑप्शन लिखने के बाद तुम्हें कॉलन लगाना है और फिर उस ऑप्शन के सेलेक्ट होने पर तुम क्या करवाना चाहते हो वो लिखना है। तो यहां तक तो चीज ठीक है, पर ये ब्रेक कीवर्ड क्या है, इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे? तो अभी के लिए ये समझ लो कि जब भी तुम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो इस ब्रेक कीवर्ड को लगाने के बाद कोड का एग्जीक्यूशन यहीं से वापस लौट जाता है, यानी कि अगले केस को अपने लपेटे में नहीं लेता है। अब ऐसा करना हेल्पफुल क्यों है? क्योंकि तुम बोल सकते हो कि जैसे ही दूसरा केस दिखता है वैसे ही स्विच स्टेटमेंट को ये समझ जाना चाहिए कि ये केस खत्म हो गया है, तो ब्रेक कीवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट ये कीवर्ड इसके लिए नहीं है। ये किस चीज के लिए है इसे मैं आगे बताता हूँ। तो अवेलेबल ऑप्शन के बाद हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट नाम का, यानी कि अगर यूजर को अवेलेबल ऑप्शन के अलावा कुछ और चाहिए तो उस केस के अंदर हम यूजर को क्या बोलना या बताना चाहते हैं। यानी कि आइसक्रीम पार्लर वाले केस के अंदर हम बोल सकते हैं भाग जाए यहाँ से, नहीं है हमारे पास। तो ये था डिफॉल्ट केस का यूज, और इसे लगाना कंपलसरी भी नहीं है, तुम इसे हटा भी सकते हो।
नाउ अब इस क्वेश्चन पर आते हैं कि ब्रेक कीवर्ड की असली नीड क्या थी। तो इसके लिए हमारे आइसक्रीम पार्लर वाले एग्जाम्पल से ही कंटिन्यू करते हैं। इमेजिन करो कि किसी फ्लेवर के मल्टीपल नाम से फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम को हम कई सारे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि चॉकलेट चंक, चोको चिप, डेजर्ट या और भी कई सारे नामों से। नाउ अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत सारा कोड डुप्लीकेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ब्रेक कीवर्ड को यूज करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? नहीं? चलो एग्जांपल दिखाता हूँ। नाउ इस एग्जांपल के अंदर अगर आइसक्रीम का फ्लेवर चॉकलेट, चॉकलेट चंक, चोको चिप्स या फिर डेजर्ट होगा तो उन सभी केसेस के अंदर केवल यही एक कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर इसी चीज को हम ये मानकर लिखें कि स्विच स्टेटमेंट अपने आप एक केस के कंप्लीट होने पर रिटर्न हो जाएगा इस एग्जांपल की तरह, तो हमें बहुत सारा कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ब्रेक कीवर्ड स्विच स्टेटमेंट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फाइनली ये था जावास्क्रिप्ट का स्विच स्टेटमेंट। नाउ अब तुम्हारी बारी कि तुम स्विच स्टेटमेंट को अपने कोड के अंदर कैसे यूज में लेते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और पसंद नहीं आई हो तो वीडियो के नीचे डिसलाइक का बटन भी है। और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।